हेलो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। और 2020 सीरीज की आज 21 नंबर जो है वो क्लास है। और इस क्लास में भी आज आपको जो कुछ क्वेश्चंस की जो शानदार व्याख्या मिलेगी वो निश्चित रूप से नेट के एग्जाम, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सब में काम आएगी। हो सकता है आपकी ये शिकायत हो कि सर 3-4 दिन हो गए, फिर से नेट की क्लास जो है वो आपने रोक दी। देखो, 6 से 10 तक यूनिट का जो वादा किया था वो पूरा करवा दिया। अब चौथी यूनिट और पांचवी यूनिट, उसके लिए आप लोगों ने डिमांड की कि सर चौथी पांचवी यूनिट करवाओ। तो आप जानते हैं कि इसका कंटेंट प्राप्त करने में थोड़ी सी असुविधा हुई। तो चौथी यूनिट में आज लगभग 5-7 दर्शन, जैसे गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, इनको आज पूरे दिन बैठ के मैंने पढ़ा। भाई बिना पढ़े तो मैं इसमें से एग्जाम के लायक मुख्य बिंदु कैसे निकालूं। तो पूरे दिन आज बैठ के पढ़ा और उसमें से कुछ कंटेंट जो है छांटा है। और आज नाइट को एक क्लास रिकॉर्ड करूंगा और एक कल सुबह दो। तो कल की डेट में हो सकता है आपको 2 क्लास मिलेगी नेट की, ताकि आपके 3 क्लास में मैं आपकी चौथी यूनिट कंप्लीट कर दूंगा। तो 3 क्लास में चौथी यूनिट पूरी हो जाए, उसके बाद अपने एग्जाम तक जो है पांचवी यूनिट आराम से करते रहेंगे। उससे पहले वाली यूनिट जो है उसके लिए ये क्लासेस जो हैं वो विशेष उपयोगी रहेगी। तो ऐसा ना सोचें कि सर आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल था नेट का, तो वो दर्शन पढ़ने, और आप जानते हैं कितने बड़े बड़े दर्शन हैं, अंबेडकर दर्शन, गांधीवादी दर्शन, तो उनमें से एक शॉर्ट करना बहुत टिपिकल कार्य होता है। लेकिन ठीक है, आज मैंने कर लिया है, ये अच्छी बात है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। मां सरस्वती का नाम लेकर वंदे वाणी विनायको। पहला ही प्रश्न आपके सामने है। अब से अपनी जो सीरीज चलेगी ना, उसको यूं क्रम संख्या ये रखेंगे, जैसे पहले तो अपन जैसे 100 क्वेश्चन हो जाते थे, तो अपन एक से वापस स्टार्ट करते, अब जैसे 101 यूं चलता जाएगा, है ना। तो निम्न में से खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अपना कार्य सिंपल क्वेश्चन नहीं है। अपना काम है इस क्वेश्चन से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करना। तो आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका उत्तर होगा प्रिय प्रवास। क्या उत्तर होगा इसका? प्रिय प्रवास। अब बात आती है कि प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास है किसका? तो प्रिय प्रवास है हरियोध का। किसका है प्रिय प्रवास? हरियोध का। लेकिन प्रिय प्रवास जो है, उस ग्रंथ के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखिए, ये कब लिखा गया? 1914 में लिखा गया था, है ना। अगर इसमें आपसे सर्ग पूछ लिया जाए कि भाई इसमें कितने सर्ग हैं, तो इसमें 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और 17 सर्गों में भी आप ये जरूर ध्यान रखें किस रस का की प्रधानता है। तो वियोग और वात्सल्य, वियोग और वात्सल्य रस की प्रधानता है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए तो देखो, प्रिय प्रवास हरियोध का है, 1914 में लिखा गया था, इसमें 17 सर्ग थे। इसके अलावा ये खड़ी बोली, खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य है। खड़ी बोली में रचित, खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य है। क्या है? खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य है। इसके अलावा क्या याद करना है? इसके अलावा हमें यह चीज ध्यान रखना है, ये एक इतिवृतात्मक काव्य है। आप जानते हैं द्विवेदी काल की एक बहुत बड़ी विशेषता है इतिवृतात्मकता, है ना, आख्यान शैली। तो यह एक इतिवृतात्मक काव्य है। यह भी अच्छा पॉइंट मिल गया सर, आपने अच्छा पॉइंट बताया। इसके अलावा इसमें क्या विशेष है? तो इसमें विशेष यह है कि प्रकृति का मानवीय भावनाओं से एकाकार होना इस काव्य की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक विशेषता है कि प्रकृति का मानवीय भावनाओं से क्या हो जाना? एकाकार हो जाना, एक हो जाना। ये इस काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा, इसका पूर्व में नाम क्या था? इसका पूर्व में नाम क्या था? तो इसका पूर्व में नाम था ब्रजांगना, ब्रजांगना विलाप। क्या नाम था इसका पूर्व में? ब्रजांगना विलाप नाम था। जो प्रिय प्रवास है हरियोध का, इसका पूर्व में नाम था ब्रजांगना विलाप। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो सारी कथा है वो संस्कृत के वर्णवृतों में है। यह सारा सारा का सारा यह सारा का सारा संस्कृत संस्कृत के वर्णवृतों में है, यानी संस्कृत के छंदों में है। यही कहना चाह रहे हैं क्या? है ना। इसके अलावा एक पॉइंट और निकल के आता है यहां पर, इसमें जो राधा है, इसमें राधा जो है उसे लोक सेविका या लोक संरक्षिका या लोक संरक्षिका, लोक सेविका या लोक संरक्षिका के रूप में जो है वो प्रस्तुत किया गया। जो राधा है वो लोक सेविका या लोक संरक्षिका के रूप में प्रस्तुत होती है। इस रचना पर
मंगला प्रसाद पारितोषिक, मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल रखा है। तो किस रचना पर मिल रखा है? तो इस रचना पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल रखा है। ठीक है, ये जो इसमें टोटल 17 सर्ग हैं, इन 17 सर्ग में से जो 4 सर्ग हैं, वो 4 सर्गों में राधा का विरह देखने को मिलता है। क्या मिलता है? 4 सर्गों में राधा का विरह देखने को मिलता है। 1914 में लिखा था प्रिय प्रवास वगैरह। अब इसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं है जो प्रिय प्रवास के बारे में मुख्य रूप से जो आपको कंफ्यूज करे या पेपर में आने लायक, मतलब मुख्य रूप से पेपर में यही चीजें पूछी जाती है। भाई खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हाँ, खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम राम काव्य। अगर मान लो खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम जो है राम पर आधारित राम महाकाव्य होता, तब वहां क्या हो जाता? वहां साकेत हो जाता। साकेत हालांकि खड़ी बोली में लिखा हुआ दूसरा महाकाव्य है, लेकिन राम भक्ति से संबंधित अगर पूछा जाए तो यह प्रथम महाकाव्य होता। लेकिन यहां इसने क्या पूछा? इसने सीधा सीधा महाकाव्य पूछा, तो वहां क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास। क्यों? क्योंकि साकेत तो जो है वो 1931 की रचना है। साकेत तो 1900 केत 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 31 की रचना है, 1931 की रचना। इसलिए तो 1914 17 सर्ग, वियोग एवं वात्सल्य, खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य, इतिवृत्तात्मक काव्य, प्रकृति का मानवीय भावनाओं से एकाकार कर देना। पूर्व नाम इसका ब्रजांगना विलाप था। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सारा का सारा संस्कृत वर्णवृत्तों में है। राधा को लोक सेविका या लोक संरक्षिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा 17 सर्गों में से 4 सर्ग जो हैं वो राधा को समर्पित है, या उसमें राधा के विरह का वर्णन किया गया है। चलिए, निम्न में से किस कवि ने कालिदास के मेघदूत उस रचना का जो एक अनुवाद है धाराधर धावन नाम से अनुवाद किया है? तो यह भी अच्छा प्रश्न है, बताओ। देखें, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राय देवी प्रसाद पूर्ण, मैथिली शरण गुप्त या राम नरेश त्रिपाठी? तो इसका उत्तर आप लोगों ने दे दिया होगा। बताओ, देखें इसका उत्तर फटाफट क्या होगा। हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा राय देवी प्रसाद पूर्ण, राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो ये इनकी रचना है, राय देवी प्रसाद, इनकी रचना है धाराधर धावन। ये तो लिख ही देता हूं मैं वापस, धाराधर धावन। ये रचना इन्हीं की है जो 1902 की रचना है। ये कब की है? 1902 की रचना है। इसके अलावा इनकी और रचना है, जैसे मृत्युंजय, धड़ाधड़ कहां चले गए? मृत्युंजय की ओर चले गए। और इनकी रचना है राम रावण विरोध। सिंपल रचना है, ज्यादा विशेष नहीं है, राम रावण विरोध। ठीक है, इसी तरह से इनकी एक रचना है स्वदेशी कुंडल। कौन सी रचना है? स्वदेशी कुंडल। स्वदेशी कुंडल जो कि 1910 की रचना है। लेकिन अगर कुंडल की बात करूं तो इसमें 52 कुंडलियां हैं, इसमें 52 कुंडलियों में यह रचना है। ठीक है ना, यह भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इसमें 52 कुंडलियां हैं। एक और लिख देता हूं, एक बहुत अच्छा प्रश्न है, वो शायद मैंने अपनी किताब में भी ऐड किया था, हमने देखा होगा। इनकी एक रचना है नए सन का स्वागत, नए सन का स्वागत। और इसमें यहां पर किस सन का स्वागत किया गया है? तो वो किया गया 1900, दोबारा लिखते हैं इसको, नए सन का स्वागत। और यहां पर किसका स्वागत किया गया है? 1967 विक्रम संवत का स्वागत किया गया। तो ये इनकी रचना है धाराधर धावन, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, स्वदेशी कुंडल। और स्वदेशी कुंडल में जो है वो 52 कुंडलियां हैं। और नए सन का स्वागत जो है ये भी इनकी रचना है। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण जरूर याद रखना। फूलों का गुच्छा के रचयिता हैं। बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन लॉजिक है इस प्रश्न में। क्या लॉजिक है देखते हैं। फूलों का गुच्छा के रचयिता हैं, आपने तुरंत उत्तर दे दिया होगा, सर भारतेंदु की रचना है। ये किसकी रचना है? भारतेंदु। लेकिन यहां पर इसके बारे में विशेष बात यह है कि भारतेंदु की खड़ी बोली की रचनाएं अगर आपसे पूछी जाएगी, कौन सी? खड़ी बोली की रचनाएं। तो जब खड़ी बोली की रचनाओं की बात होगी तो सबसे पहले नाम इसी का आता है, फूलों का गुच्छा। क्या आता है? फूलों का गुच्छा। दूसरी जो रचना है वो आती है, आपने सुन रखा होगा, दशरथ विलाप, है ना, दशरथ विलाप। और जो तीसरी रचना है उसका नाम आता है नए जमाने की मुकरी। तो ये तीनों जो है इनकी खड़ी बोली में लिखित रचनाएं हैं। ठीक है, इसलिए यह प्रश्न खास है, यह प्रश्न इसलिए खास है। नकुल महाकाव्य के रचयिता हैं, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। सीधा सा मान लो, कई बार पेपर में होता है, हम लोग डीप पढ़ते हैं, लेकिन पेपर में बेसिक पूछता है कि भाई फलाना रचना है, किसकी है बताओ। देखें, जैसे पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा था, नव भक्तमाल किसकी है ना। तो अभी हम ये प्रश्न आएगा, नकुल महाकाव्य के रचयिता है मुकुटधर पांडे, सियाराम शरण गुप्त,
सैयद अमीर अली मीर हल्दी घाटी नहीं, यहां पे तो लिखना था श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे, ये होगा। हाँ, तो बताओ देखिए नकुल महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा, कौन है बताओ देखें, सिया राम शरण गुप्त, इसका उत्तर होगा सिया राम शरण गुप्त। अब सिया राम शरण है ना, तो अब देखते हैं कि सिया राम शरण गुप्त की नकुल रचना तो है, ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी है? तो सिया राम शरण गुप्त की इसके अलावा रचना, जिसे आपको याद होगा, सिया राम की कृपा से मौर्य विजय कर ली। भाई सिया राम की कृपा से मौर्य विजय कर ली, किसने कर ली? बोला अनाथों ने कर ली। सिया राम की कृपा से अनाथों ने कर ली, सारे दुर्वा दल, दल के दल उमड़ते रह गए, लेकिन मौर्य विजय कर ली किसने कर ली? अनाथों ने कर ली, दुर्वा दल। और दल के दल उमड़ते रह गए, दल के दल उमड़ते रह गए, विषाद में रह गए। कहां रह गए? विषाद में रह गए। आद्रा, क्या रचना है? विषाद, आद्रा, है ना, वो विषाद में रह गए बेचारे, विषाद के अंदर पसीने से गीले हो गए। आद्र, मौर्य विजय अनाथों ने की, दुर्वादल, विषाद, आद्रा। इसके अलावा जैसे रचना और कौन सी है? नकुल हो गई, और हाँ आद्रा। अंत में जाकर विचारों ने क्या दे दिया? आत्मोत्सर्ग। क्या कर दिया? आत्मोत्सर्ग कर दिया। आत्मोत्सर्ग करने के बाद में एक रचना बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, मृणमयी। क्या रचना इंपॉर्टेंट है? मृणमयी। तो मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, मृणमयी। और मृणमयी के बाद में हम पढ़ते हैं नकुल, नकुल के बाद हम पढ़ते हैं बापू। क्या पढ़ते हैं? बापू। तो क्रम से मेरी किताब में भी शायद इसी क्रम से लिखी हुई मिलेगी आपको। और बापू ही एकमात्र व्यक्ति था जो कहता है जय हिंद। क्या कहता है? जय हिंद। तो यहां पर ये रचनाएं जो है वो किसकी रचनाएं हैं? अब आप देखो, मौर्य विजय, सिया राम शरण की कृपा से, सिया राम की शरण में जब से गए, मौर्य विजय कर ली। किसने कर ली? अनाथों ने कर ली। कई दल उमड़े, विषाद में रहे, आद्र हो गए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, अंत में जाकर उन्हें आत्म उत्सर्ग करना पड़ा। और मृणमयी, नकुल, बापू, जय हिंद, ये सारी रचनाएं जो है वो किसकी है? सिया राम शरण गुप्त की रचनाएं हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। श्याम नारायण पांडे रचित, श्याम नारायण पांडे रचित प्रमुख काव्य संग्रह कौन सा है? यह प्रश्न थोड़ा सा मुझे लग रहा है गलत है, क्योंकि ये दो रचनाएं तो अभी हम पढ़ के आए, किसकी है? सिया राम की है, ठीक है, सिया राम शरण की है। लेकिन ये जो रचना है ये मैंने कभी श्याम नारायण पांडे की नहीं पढ़ रखी है, और यहां उपयुक्त सभी। तो कुल मिला के ये प्रश्न जो है ना, ये गलत है प्रश्न, इसमें कोई गलती है। मैंने अभी पीपीटी अभी देखी थी, तो मुझे इस रचना का पता ही नहीं चला कि भाई श्रृंगार लहरी, जहां तक श्याम नारायण पांडे की ऐसी कोई रचना मैंने नहीं पढ़ी। अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है। आगे, ये कामायनी की मूल संवेदना क्या है? ये प्रश्न शायद पहले आ चुका है, पहले मतलब पिछली क्लासों में कभी न कभी आया है कि मूल संवेदना क्या है? समाज में एकता की भावना, दुख में ही सुख का अनुभव करवाना, आनंदवाद की स्थापना, श्रद्धा और इच्छा का समन्वय। तो इसका उत्तर होगा आनंदवाद की स्थापना करना, है ना। कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। कामायनी, कामायनी रचना के बारे में अगर आपको थोड़ा सा देखो, कामायनी के बारे में दो तीन बातें बताता हूं। एक तो है कि इसे कहा गया है विराट, सॉरी, कामायनी के बारे में कहा गया है विराट सामंजस्य, विराट सामंजस्य की सनातन गाथा, सनातन गाथा, विराट सामंजस्य की सनातन गाथा। अब ये है किसका? विश्वंभर नाथ का है क्या? विश्वंभर नाथ, ये थोड़ा सा आपको जरूर याद करना है, क्या ये विश्वंभर नाथ का है या नहीं है, ये जरूर आपको देखना पड़ेगा, है ना। विश्वंभर नाथ का है या नहीं बताओ, देखें, पानी पी लेता हूं। नहीं, बस आप कंफ्यूज यही होगे। विश्वंभर मानव किसका है? विश्वंभर मानव। इसके अलावा दूसरा कोटेशन भी बड़ा शानदार आपको बताता हूं कि मानव चेतना, मानव चेतना के विकास का महाकाव्य, महाकाव्य, ये बात कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र। हालांकि मैंने इनके बारे में आपको पहले बता रखा है, कामायनी के बारे में काफी बातें बता दी, लेकिन यहां दो तीन बातें और बता देता हूं। विराट सामंजस्य की सनातन गाथा, विश्वंभर मानव और मानव चेतना के विकास का महाकाव्य, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। तीसरा जो पॉइंट बनता है वो क्या बनता है कि आधुनिक, पूरा लिखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य,
आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी महाकाव्य का रामचरितमानस, रामचरितमानस। इसे आधुनिक हिंदी महाकाव्य का रामचरितमानस का रामनाथ सुमन ने, किसने कहा है? रामनाथ सुमन ने। तो कामायनी जिसकी मूल संवेद आनंदवाद की स्थापना है, इसके बारे में 3 कोटेशन आपको बताइए। विराट सामंजस्य की सनातन गाथा विश्वम्भर मानव ने कहा है, मानव चेतना के विकास का महाकाव्य डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, और आधुनिक हिंदी महाकाव्य का रामचरितमानस जो है वो रामनाथ सुमन ने कहा है। ठीक है, आगे आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन कहता है कि किस सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने जो है वो लिखा था कि हम न तो कभी वादी रहे हैं और न ही कभी वादी, मतलब न हम वादी हैं और न कभी वादी रहे। ये कहां पर कहा था? तो सबसे पहले तो आप देखो, ये तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो सबसे पहले तो इनका सन आपको याद होना चाहिए। अगर आपको सन याद नहीं होगा तो फिर गड़बड़ होगी, है ना। तो अब आप तार सप्तक देखो, इसका नाम एक तो पहला तार सप्तक नहीं है, इसका तार सप्तक ही नाम है। ये 1943, ये 1951, ये हो गया 1951, ये हो गया 1959। अब बताओ चौथा सप्तक, जल्दी से सबसे पहला कमेंट कौन करता है? चौथा सप्तक जो है वो कब का है? 1900। देखो यहीं से पता लग जाएगा 1959, तो सीधा आपको क्या करना है? 1907। ये 4 सप्तक हो गए। अब इन्होंने जो ये बात कही थी कि भाई हम वादी ना तो रहे हैं ना, तो ये बात कही थी दूसरे सप्तक में। कहां कही थी? दूसरे सप्तक में। ठीक है, अब अगर बात करूं इसका जो सबसे पहला तार सप्तक है, तार सप्तक, तार सप्तक के कवि कौन से? तो उसकी ट्रिक जो है वो सीधा है, अने अने रामू भापगिरी। अने रामू भापगिरी, सबकी अलग अलग होगी निश्चित रूप से, लेकिन आप याद रखें अने रामू भापगिरी। ठीक है, अने रामू भापगिरी यानी अज्ञे, नेमिचंद, रामविलास शर्मा मुक्तिबोध, भारतभूषण, है ना, भारतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और गिरजा कुमार माथुर, ये सारे के सारे 7 कवि थे। दूसरा जो तार सप्तक था, दूसरा तार सप्तक, तो तार सप्तक कौन सा? सेकंड। इस तार सप्तक की जो ट्रिक है तो वो क्या है? डॉक्टर एसएसबी वाली है क्या? बिल्कुल आप लोगों को याद होगा, वो है डॉक्टर एसएसबी है न। तो ये 4 हैं, डॉक्टर एसएसबी है न। तो यहां पे अब डॉक्टर एसएसबी में कौन से हैं? तो धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। अब यहां ध्यान रखना एस एस है, तो यहां एक तो शमशेर बहादुर सिंह है और एक शकुंतला माथुर है। ध्यान रखना ये दोनों एस एस है ना, ये दोनों एस एस में सशंकर आएंगे। दोनों कौन है? दोनों सशंकर हैं, क्योंकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है ना, वो आएंगे तीसरे सप्तक में। यहां दोनों सशंकर वाले होते हैं। तो धर्मवीर भारती, रघुवीर साय, शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिनारायण घनश्याम व्यास। और हरिनारायण घनश्याम व्यास, मतलब उनका पूरा नाम तो हरिनारायण व्यास ही पढ़ते हैं वैसे हम, लेकिन पूरा नाम हरिनारायण घनश्याम व्यास है। और लास्ट में ये जो न है ये हो जाएगा नरेश मेहता। ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं, नरेश मेहता। अब तीसरे सप्तक की जब मैं बात करूंगा, तीसरा सप्तक, तो तीसरा सप्तक, तीसरे सप्तक की जब मैं बात करूंगा तो क्या होगी? तो इसकी हो जाएगी पीएम, पीएम की स वी कु के। इसकी खास बात क्या है इस तीसरे सप्तक की? यहां पर एक तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे देखो तीनों क नाम वाले यहीं पर हैं, तीनों क नाम वाले यहीं पर है, और कहीं पर क नाम वाला नहीं आता है। जैसे अब आप कहोगे की से कौन? कीर्ति चौधरी, कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह। ये नल नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि केदार नाम से कई हैं, तो ध्यान रखना केदारनाथ सिंह है, केदारनाथ सिंह है। ठीक है, कीर्ति चौधरी। अब प से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, म से मदन वात्स्यायन, स से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और वी से जो है विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही। जो विजय देव नारायण है ये इसके अंदर आता है। अब आता है चौथा सप्तक। ठीक है, चौथा सप्तक, तो जो चौथा सप्तक है वो लास्ट सप्तक है। अच्छा, आप ये भी ध्यान रखें कि जो इस सप्तक में, पहले सप्तक में कोई एक महिला नहीं है, जबकि यहां पर जो है बाकी तीनों सप्तक में एक एक महिला है। तो यहां इसकी ट्रिक क्या है? अवधेश के राजकुमार
इसकी ट्रिक जो है वो थोड़ी सी बड़ी ट्रिक आ जाती है, क्योंकि छोटी ट्रिक है तो ये तो पहले बनाई हुई है। अब जो चौथा सप्तक था इसमें सारे के सारे क्या हो जाते हैं, नए कवि हो जाते हैं, इसलिए। तो अवधेश के राजकुमार श्री राम, श्री राम सुमन से मिलने, किससे मिलने, सुमन से मिलने, अवधेश के राजकुमार श्री राम सुमन से मिलने राजेंद्र नंद किशोर के साथ स्वदेश गए। ठीक है, तो अब यहां कौन कौन से हो जाते हैं, चलो देखते हैं। यहां पर जैसे अवधेश, सबसे पहले अवधेश, अवधेश कुमार, क्या नाम है, अवधेश कुमार। राजकुमार कुंभज की बात हो रही है, राजकुमार कुंभज, ये थोड़े से आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखें क्योंकि ये थोड़े नए कवि हैं, नाम याद रखें। तो राजकुमार, यहां श्री राम से श्री राम शर्मा, ये सुमन राजे, जिसने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा था, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखकर सुमन राजे राजी हो गई थी, वही सुमन राजे की बात मैं कर रहा हूं। यहां राजेंद्र किशोर है, यहां राजेंद्र किशोर हैं, और ये नंद किशोर आचार्य बीकानेर के हैं, और यहां है स्वदेश भारती, यहां है कौन, स्वदेश भारती। तो ये 4 सप्तक हैं, एक 43 में, 51 में, 59 में, 79 के अंदर है। अन्य रामू भावगिरी, डॉक्टर एसएसबी है ना पीएम की, सभी कुके, और अवधेश के राजकुमार श्री राम जो हैं वो सुमन से मिलने राजेंद्र नंद किशोर के साथ स्वदेश पहुंचे। तो ये सारे आपके 4 सप्तक कवि हैं। 108 नंबर क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित मौलिक पद्य रचना कौन सी है। तो ये तो अभी 2 दिन पहले मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, मंजू सुमन, मंजू और सुमन, काव्य मंजू सुमन, अबला विलाप, तो यह उपयुक्त सभी होगा। मंजू और सुमन 2 बहनें थी, दोनों अबलाएं थी, दोनों महिलाएं थी, अबला विलाप महिला, मोद दोनों कन्याएं थी, कान्याकुब्ज है ना, संपत्ति शास्त्र, नागरी तेरी, यह दशा, ये सारी रचनाएं जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं मानी जाती है। ठीक है, मानी क्या है ही। छायावाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, यह भी अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि छायावाद जो शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने किया था। सबसे पहले किसने किया था, मुकुटधर पांडे ने किया था। अब मुकुटधर जो पांडे ने किया, तो सबसे पहले देखो इनको द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कहा जाता है या प्रगतिवादी कहा जाता है। आप यूं याद रखो, सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार लिखा हुआ मिलता है किताबों में, प्रगीतकार कहा जाता है। यहां इनके बारे में इतना ध्यान रखना है, इनको प्रकृति का उपासक कवि भी कहा जाता है, प्रकृति का उपासक कवि, मुकुटधर पांडे को प्रकृति का उपासक कवि भी कहा जाता है। इन्होंने जो है शारदा पत्रिका, कौन सी पत्रिका, शारदा पत्रिका जो जबलपुर से निकलती थी, शारदा पत्रिका जबलपुर से निकलती थी, कौन सा सन है, 1920। इसमें सबसे पहले छायावाद है ना शब्द का प्रयोग किया था, छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। और कौन सा निबंध लिखा था, हिंदी में छायावाद, क्या है, हिंदी में छायावाद शीर्षक से इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो ये जरूर आप ध्यान रखना, 3-4 बातें आप याद रखना। हरिओद की किस कृति के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इसका उत्तर अभी हम पहले व्याख्या करके आए हैं। हरिओद की एक रचना, रचना का नाम है प्रिय प्रवास, आधुनिक हिंदी खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य, जो 1914 में लिखी गई थी। 17 सर्ग हैं, 4 सर्ग राधा को विरह, राधा का 4 सर्गों में राधा का विरह है। इस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला गया। इसमें प्रकृति और मतलब जो प्रकृति और मानवीय भावनाओं को प्रकृति के साथ एकाकार करने का प्रयास किया गया। यह इति वृतात्मक जो है वो रचना है, उसमें राधा को लोक सेविका या लोक संरक्षिका के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो ये उसी रचना की बात हो रही है, प्रिय प्रवास रचना की, है ना। हरिओद की कौन सी रचना है, प्रिय प्रवास रचना के बारे में, है ना। ये तीनों रचनाएं भी जो है वो इन्हीं की रचना है। ठीक है, पारिजात भी इन्हीं की है क्या, चलो बताओ देखें। पारिजात जो रचना है, पारिजात जिसमें कितने सर्ग हैं, पारिजात में 15 सर्ग है, वो इन्हीं की रचना है या नहीं है, बताओ जल्दी से। पारिजात इनकी रचना है या नहीं है। चलिए आगे। सोहनलाल द्विवेदी रचित प्रमुख काव्य संग्रह इनमें से कौन सा है। मौर्य विजय, बापू, भैरवी, हल्दी घाटी। तो अभी हम पढ़ के आए, इससे ही आपको तुरंत अंदाजा मिल गया साहब, हल्दी घाटी ये तो साहब श्याम नारायण पांडे का है। किसका है, ये तो साहब श्याम नारायण पांडे का है। श्याम नारायण पांडे जिसने रचना ये लिखी थी 1939 में लिखी थी।
ठीक है, इसमें भी कितने सर्ग हैं, इसमें 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। इस पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, देव पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, देव पुरस्कार मिला हुआ है। श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे जिन्होंने जो है एक रचना और भी लिखी थी, एक रचना और लिखी थी, जोहर। कौन सी लिखी थी, जोहर। इनकी रचना, एक रचना और है जोहर। जोहर में, हाँ, जोहर खास बात क्यों है, क्योंकि इसमें 21 चिनगारियां हैं। इनके जो अध्याय हैं उन्हीं अध्यायों को जो है ये चिनगारियां कहकर संबोधित किया गया है। श्याम नारायण पांडे की जो रचना है जोहर। जोहर के अलावा एक रचना बहुत प्रसिद्ध रचना है, त्रेता के दो वीर। त्रेता के दो वीर, त्रेता के दो वीर, ये भी श्याम नारायण पांडे की रचना है। इनकी रिमझिम, रिमझिम नाम से भी इनकी रचना है, और उस रिमझिम में इन्होंने गौरा का वध किया था, इसलिए गौरा वध भी जो इनकी प्रसिद्ध रचना है, वध गौरा का ही नहीं किया था, इन्होंने बाली का वध भी किया था, ये भी इनकी रचना है। और ये सारी चीजें जो है वो शिवाजी ने देखी थी, इसलिए शिवाजी भी जो है इन्हीं की रचना है। और शिवाजी नहीं, शिवाजी के साथ में परशुराम जी भी घूमने आए हुए थे, इसीलिए परशुराम जी ने भी देखा था कि गौरा का वध, बाली का वध रिमझिम बारिश के अंदर त्रेता के दो वीरों ने किया था। और श्याम और नारायण, वो त्रेता का वीर कौन था, श्याम नारायण। और कौन सी रचना हो गई, बस ठीक है, 21 चिनगारियां, त्रेता के दो वीर, रिमझिम, गौरावत, बाली। तो ये हल्दी घाटी लिखने वाले श्याम नारायण पांडे की बात है। लेकिन यहाँ प्रश्न कुछ और है। यहाँ प्रश्न है कि साहब सोहनलाल द्विवेदी की प्रमुख काव्य संग्रह कौन सा है। तो अभी मौर्य विजय आपने पढ़ा था, ये तो सियाराम शरण गुप्त का है, पढ़ा था ना, सियाराम। ये जो मौर्य विजय है ये रचना किसकी है, ये तो है सियाराम शरण गुप्त है, सियाराम शरण गुप्त की रचना है। किसकी है, सियाराम। लेकिन यहां प्रश्न कुछ और है। यहां प्रश्न क्या है, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि साहब सोहनलाल द्विवेदी की रचित जो प्रमुख काव्य संग्रह वो कौन सा है। तो यहां पर देखिए ये रचना है भैरवी। भैरवी रचना जो है वो सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। और इन सोहनलाल द्विवेदी, यहां सोहनलाल द्विवेदी की अगर और रचनाओं की बात करूं तो यहां देखो भैरवी जो है ये क्या कर रही थी पता है आपको, ये पूजा गीत गा रही थी, पूजा के गीत गा रही थी। और ये गीत जब गा रही थी तो वासवदता ये इसके साथ में थी, और इसके साथ में एक व्यक्ति था कुणाल। कुणाल गीत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जबकि कुणाल जो रचना है वो इन्हीं की रचना है, कुणाल। और इसके अलावा कुणाल जागरण, जागरण गीत, जागरण गीत। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना भी है इनकी, और वो रचना है युग धारा। कौन सी रचना है, युग धारा। तो ये सारी रचना किसकी है, सोहनलाल द्विवेदी की। ये दोनों रचनाएं किसकी है, ये दोनों रचनाएं किसकी है, ये सियाराम शरण गुप्त की है। भैरवी किसकी है, सोहनलाल द्विवेदी की है। हल्दी घाटी लिखने वाले श्याम नारायण पांडे 1939, 17 सर्ग देव पुरस्कार मिला था। जोहर में 21 चिनगारियां, त्रेता के दो वीर, रिमझिम में दो वध हुए थे। त्रेता के दो वीर थे तो दो वध किए, गौरावध, बालीवध। बारिश चल रही थी, रिमझिम थी, और दो ही जनों ने देखा था। कितनी शानदार है श्याम नारायण पांडे। देखिए श्याम नारायण पांडे की दो रचनाएं विशेष रूप से आप याद रखना, एक तो हल्दी घाटी, एक जोहर। हल्दी घाटी में जोहर हुआ था, बिल्कुल ठीक है, ओके, इट्स ओके। त्रेता के दो वीर थे, इसीलिए दो ही वध हुए, और दो जनों ने देखा था। और रिमझिम, बारिश उस वक्त हो रही थी, बारिश उस वक्त हो रही थी। तो ये आपके हो गए सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं। अब आइए छायावाद की लघुत्रय में जो शामिल नहीं है, महादेव वर्मा, रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी और रामधारी सिंह दिनकर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर आप जानते हैं कि दिनकर जो है वो छायावाद के किसी त्रयी में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न अगर हम देखें, छायावाद के वृहद त्रयी में शामिल नहीं है तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहां पर जब बड़ी त्रयी की बात होगी तो आपने उत्तर भी दे दिया होगा, महादेवी वर्मा इसमें शामिल नहीं है। बात करेंगे छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लिखित रूप में अपने लेख हिंदी में छायावाद में किसके द्वारा किया गया। अब भी जस्ट हम पढ़ के आए हैं हिंदी में छायावाद। तो हिंदी में छायावाद आप पढ़ के आए कि मुकुटधर पांडे ने शारदा पत्रिका में 1920 के अंदर किया था। चलिए, तो सर यहां तो आपने वो पहले बात बता दी, यहां कुछ आप नया बताओ तो जाने। चलिए, तो नया यहां हम ये पढ़ते हैं, नया मुकुटधर पांडे की अगर मैं आपको रचनाएं, क्योंकि इन्हें प्रकृति का उपासक कवि कहा जाता है, तो रचनाएं, अगर मुकुटधर पांडे की रचनाओं की बात करें, रचनाएं, ठीक है, तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में देखो, एक तो है मुकुटधर पांडे की रचनाएं, वो कौन सी फूल है, पूजा फूल, पूजा के फूल, पूजा फूल कहां से लाएगी, कानन कुसुम, कानन कुसुम, पूजा फूल कानन। और वहां गई अगर बगीचे में, और अगर प्रेम के बंधन में बंध गई तो फिर क्या होगा भाई, हाँ, तो एक रचना है प्रेम बंधन। कौन सी रचना है, प्रेम बंधन। और वहां प्रेम में बंधन में बस गई,
तो आंसू है और उद्गार के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये रचनाएं जो है इंपॉर्टेंट है, और मुकुटधर पांडे की ये इतनी रचनाएं अगर पूछा जाएगा तो इन रचनाओं में से पूछा जाएगा। पूजा फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू और उद्गार। पूजा फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू और उद्गार। पूजा फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू और उद्गार। ठीक है। भगवती चरण वर्मा कृत किस रचना का उत्तर रांगे राघव ने किस रचना का उत्तर रांगे राघव ने सीधे साधे रास्ते शीर्षक से एक रचना लिखकर दिया। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, है ना, और सीधी सच्ची बातें, टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो बिल्कुल आप टेढ़े मेढ़े रास्ते जो लिखा, इसके एवज में क्या लिख दिया? सीधे साधे रास्ते। तो इसी का जो है उत्तर दिया था, टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधे साधे रास्ते का उत्तर दिया था रांगे राघव ने। इनमें से किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने पंडिताऊपन माना है? जो हम पढ़ते हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदासुख लाल, है ना, इन चारों में से किसकी रचनाओं में? लल्लू लाल कौन से, जिन्होंने कौन सी लिखी थी? प्रेमचंद्रिका लिखी थी क्या लल्लू लाल ने? प्रेमचंद्रिका, जिसमें खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इंशाअल्लाह कौन, जिसने 3 किलो की केतकी की कहानी लिखी थी? वही है ना, है ना, सदल मिश्र। नचिकेतोपाख्यान, नचिकेतोपाख्यान, है ना, उदयभान चरित बोलते हैं क्या इसको? नचिकेतोपाख्यान। सदासुख लाल, पंडिताऊपन अधिक है। इनकी भाषा में क्या अधिक है? पंडिताऊपन अधिक है। इंशाअल्लाह खां की भाषा में उर्दूपन अधिक है। लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये 4 व्यक्ति हैं। इस ब्रज भाषा का प्रभाव यहाँ प्रेमचंद्रिका लिखने वाले इन पर अधिक है। अब आइए, भारतेंदु युग की कौन सी विशेषता नहीं है? भारतेंदु युग की कौन सी विशेषता नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भक्ति भावना क्या भारतेंदु के अंदर थी? बिल्कुल थी। भारतेंदु में तो कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य जैसे रचनाएं भारतेंदु ने लिखी है। इतिवृत्तात्मकता, प्रकृति वर्णन भी है, बिल्कुल, क्योंकि रीतिकाल से अभी तक तो हम आए थे। भारतेंदु में तो प्रकृति वर्णन भी मिलेगा, सामाजिक समस्याओं का चित्रण ये भी मिलता है। तो फिर मिल क्या नहीं रहा? तो यहां ये उत्तर मिलेगा, इतिवृत्तात्मकता जो है वो भारतेंदु काल की विशेषता नहीं है। ये किस काल की विशेषता है? तो साहब ये जो है ये द्विवेदी काल की विशेषता है। किसकी विशेषता है? ये द्विवेदी काल की विशेषता है। तो सर द्विवेदी काल की जो है और विशेषताएं क्या क्या हो सकती है? तो देखो, द्विवेदी काल में सामाजिकता की भावना भी थी। मिलती है कि नहीं मिलती है? बिल्कुल सर मिलती है। द्विवेदी काल में राष्ट्रीयता की भावनाएं थी, ये भी मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? द्विवेदी काल ने क्या किया था? आदर्शवाद की स्थापना की। आदर्शवाद की स्थापना करने का प्रयास किया था, बिल्कुल किया था। यहां इस काल में नैतिकता भी मिलती है। नैतिकता भी देखने, जो काव्य लिखे गए उनमें नैतिकता भी मिलती है। इसके अलावा जो है यहां पर छंदों का वैविध्य भी मिलता है। छंद वैविध्य ये भी एक विशेषताओं में शामिल किया जाता है। रूढ़ियों व प्राचीन परंपराओं का खंडन भी मिलता है। बिल्कुल मिलता है साहब। इसके अलावा यहां पर जो है किसका पूर्वाभास? मानवतावाद की स्थापना का पूर्वाभास जो है वो यहीं पर हो जाता है। हालांकि मानवतावाद की स्थापना जो है वो आगे चलकर छायावाद में होती है। इसके अलावा यहां पर स्वच्छंदतावाद की भावना का भी पूर्वाभास मिलता है। मतलब स्वच्छंदतावाद का जो है वो भी पूर्वाभास मिलता है, क्योंकि स्वच्छंदतावाद, छायावाद ये तो आगे चलकर बाद में पता लगेगी। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जैसे साहित्य, सबसे अच्छी विशेषता मुझे ये लगती है कि साहित्य की सोदेश्यता पर बल, है ना। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये बातें जो है वो छायावाद में ही द्विवेदी युग में ही की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर पुनरुत्थान की भावना थी। क्या थी? पुनरुत्थान की भावना। द्विवेदी काल में जो है वो पुनरुत्थान की भावना थी। यहाँ पर हमें जो है वो प्रकृति वर्णन भी मिलता है। क्या मिलता है? हमें यहाँ पर प्रकृति वर्णन भी मिलता है। यहाँ पर जो नारी है, उस नारी की गरिमा और उसके महत्व दोनों पर जो है विशेष बल दिया गया था, है ना। और बस 12-13 विशेषताएं आपको बता दी, काफी है मेरे ख्याल से। एक चीज और है, एक 13 कर देता हूं, 12 का नाम ही खोटा है। 13 विशेषता यहां पर
मुक्तक, है ना, दोनों प्रकार के काव्य लिखे गए थे। यानी यहाँ पे खंड काव्य, महाकाव्य और मुक्तक काव्य, तीनों प्रकार के काव्य जो हैं वो लिखे, खंड, महाकाव्य और मुक्तक काव्य, तीनों प्रकार के काव्य लिखे गए थे। ये किसकी विशेषता है? द्विवेदी काल की विशेषताएं मैंने कुछ आपको बताई है। नव भक्तमाल के रचयिता कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। नव भक्तमाल के रचयिता हैं वो कौन हैं? तो यहां बताओ देखें। तो देखो, नव भक्तमाल के रचयिता आपने उत्तर दे दिया होगा, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, राधा चरण गोस्वामी। इन्होंने लिखा था नव भक्तमाल। लेकिन अगर इनकी और रचनाओं की बात करें अपन, तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भारत संगीत। कौन सी रचना है? भारत संगीत। इनकी रचना है, एक रचना है, क्या है, विधवा विलाप है क्या इनकी रचना? विधवा विलाप। वहां दशरथ विलाप था, एक बकरी विलाप लिखता है, ये विधवा विलाप लिखते हैं। ठीक है। इसी तरह से इनकी रचना है प्रेम बगीची, है ना, विधवा कहां विलाप कर रही थी? प्रेम की बगीची में। इसके अलावा एक है दामिनी दूतिका, दामिनी दूतिका, दामिनी दूतिका, और एक दामिनी दूतिका। और इनके अलावा इनके अगर उपन्यास पूछे जाएं कि 3 उपन्यास है, तो इनके 3 उपन्यास भी बहुत प्रसिद्ध हैं, वो भी आप देख लो। एक तो है जावित्री, एक तो इनका जावित्री नाम से उपन्यास है, एक है मृणमयी इस नाम से है, और एक है बिरजा। ये 3 उपन्यास भी इनके जो हैं काफी प्रसिद्ध माने जाते हैं। ठीक है। आइए 119 नंबर, हिंदुस्तान व भारत मित्र पत्रिकाएं किसकी है? हिंदुस्तान व भारत मित्र पत्रिकाएं किसकी है? तो यहां हिंदुस्तान और भारत मित्र ये दोनों ही पत्रिकाएं जो है वो है अपने किसकी है? बताओ, जल्दी बताओ देखें। ये अच्छा प्रश्न है वैसे, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा टिपिकल भी हो जाता है। टिपिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि पत्रिकाओं से एक प्रश्न जरूर आता है और हम लोग खुद ही क्या है, इसे इग्नोर कर देते हैं कि भाई जो है मतलब जैसे नागरी नीरद है, ब्राह्मण पत्रिका है, भारतेंदु कवि वचन सुधा है, ठीक है, और हरिश्चंद्र चंद्रिका है, हरिश्चंद्र मैगजीन है। बताओ देखें, तो यहां पे किसकी है ये? ठीक है, इसका उत्तर आप दे दिया होगा, बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, बाल मुकुंद गुप्त। 120 नंबर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका उत्तर दिया था क्योंकि मैंने एक रचना बताई थी कुणाल, और मैंने कुणाल बताते समय कुणाल गीत की भी चर्चा की थी। कुणाल गीत कृति के रचनाकार कौन है? तो सर अगर आपने इसका उत्तर पहले बता दिया तो यहां पर प्रश्न देने का क्या औचित्य रहा? प्रश्न देने का औचित्य है क्योंकि आप इस एक कुणाल गीत से कई रचनाएं याद करोगे। तो ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। देखो, मैथिली शरण गुप्त की रचना, मैथिली शरण गुप्त से पूछा कि रंग में भंग पड़ा क्या? रंग में भंग पड़ा क्या? तो इन्होंने कहा नो, 1909। इनसे पूछा गया रंग में भंग, जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, वध किया तो 1910 में, जयद्रथ वध 1910 में। तीसरे नंबर पे आती है रचना भारत भारती, भारत भारती, भारत भारती, भारत भारती, ये आ गई 1912, भारत भारती आ गई 1912। इसके अलावा 4 नंबर पे आ जाएगी किसान से पंगा लेना खतरा है, इसीलिए ये रचना 1917 है, ये रचना 1917 है। अगर बात करेंगे हम अगला, पांचवी रचना पंचवटी है, पांचवी रचना तो है 1925, पंचवटी है, पांचवी रचना 1925 है। ठीक है। 6 से तो छापर हो जाएगी क्या, या फिर इसके अब सीधा रचनाओं का कुछ सीधा बता देता हूँ। वन वैभव है, बक संहार है, बक संहार है, ठीक है, और झनकार है, झनकार हमेशा ध्यान रखना, झनकार हमेशा 1929 में होगी। और एक रचना और है शक्ति, शक्ति नाम से रचना है, ये 1927 की रचना है। और एक हिंदू दो साथ, हिंदू रचना भी इन्हीं की है, हिंदू रचना भी जो है वो इन्हीं की है, हिंदू दो साथ, दो साथ, ये भी 27 की है, कुछ जगह सन अलग आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और इसके अलावा आपके साकेत है, ठीक है, ये तो आप सब जानते ही हैं, 1931 है। और द्वापर है, ठीक है। इसके अलावा इनकी रचना है यशोधरा है, इसके अलावा इनकी रचना है शकुंतला है, शकुंतला है। इसके अलावा इनकी रचना है जय भारत है ना। इसके अलावा जय भारत, एक हिडिंबा नाम से एक रचना 55 में, 50 में है हिडिंबा, हिडिंबा, ये हिडिंबा रचना भी इन्हीं की है, ठीक है। एक है विष्णु प्रिया, ये भी इन्हीं की है। और एक रचना है रत्नावली, ये भी जो है वो इन्हीं की रचना है। अब बताओ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि
प्रश्न छोटा सा भले ही हो, लेकिन हमें कम से कम इस प्रश्न को पढ़ने के साथ साथ 5-10 रचनाएं और पढ़नी पड़ी। रंग में भंग पड़ा 9, जयद्रथ वध 10, वध 10, वध 10, जय भारत भारती 12, भारत भारती 12, केत 31 में लिखा गया था, किसान 17, पंचवटी 25, वन वैभव, बक संहार, झंकार, शक्ति, है ना, हिंदू, साकेत, द्वापर, यशोधरा, शकुंतला, जय भारत। ठीक है, इसके अलावा करबला नहीं, हाँ एक बच गया, आप बोलोगे सर 40 वाला बच गया, 1940 में लिखा था नहुष, ये भी इंपॉर्टेंट रचनाओं में से एक है। खैर अपने तो ये चीज पढ़ रहे हैं कि भाई कितनी याद आती है क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ। तो ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन, जो आज के 20 क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन हो गए। तो कई बार क्लासेस थोड़ी सी जो है मतलब ज्यादा क्या कहते हैं उसे, आपको लगेगा कि सीरियस क्लास हो जाती है। इसका कारण यह है कि टाइम लिमिट होती है मेरे पास में, तो उस कारण से क्लास में हम थोड़ा सा चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन कई बार क्वेश्चन बड़े अच्छा, जैसे अब कल की क्लास जो आएगी, कल की जो क्लास आएगी वो नेट की 2 क्लासेस तो हैं। अगर मान लो जैसे कल की ये क्लास जैसे 2020 वाली कल आए या फिर परसों आए, तो वो क्लास बड़ी शानदार होगी, क्योंकि उसमें मैंने जो 20 क्वेश्चन छांटे हैं वो 20 क्वेश्चन थोड़े जबरदस्त हैं, उनकी व्याख्या भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने तैयार की है कि आपको एक साथ जो है कई चीजें बता सकूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपने 105 क्लासेस का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, जो अपने YouTube पे प्लेलिस्ट बनाकर रख रखी है, तो आप लोग इन्हीं क्लासेस को बार बार देखें। ये ना सोचें एक बार देख लिया बहुत है, नहीं, अगर आप बार बार देखोगे तो मैं इन फ्यूचर आपको जो है वो काव्य शास्त्र जब कराऊंगा तो आपको आनंद आ जाएगा, निश्चित रूप से आपको वास्तव में आनंद आ जाएगा। तो सर काव्य शास्त्र तो आपने करवा दिया, मेरा विचार है मैं एक बार काव्य शास्त्र आपको दोबारा करवाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं आपको इससे भी थोड़ा बेस्ट और जो है वो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से दोबारा करवाने का मतलब एक सीरीज लाऊंगा जो स्पेशली 2020 सीरीज जो काव्य शास्त्र की ही होगी। लेकिन जब ये 50 क्लासेस हो जाएंगे ना, तब 51 के बाद जो अगली 10-15 क्लास होगी वो सिर्फ और सिर्फ काव्य शास्त्र की रखेंगे। तो ये प्रयास है, हम सफल होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि एक कहावत है कि कोशिशें अक्सर कामयाब होती है। कोशिश करते रहिए, कई बार लड़खड़ाएंगे, उठेंगे चलेंगे, गिरेंगे उठेंगे चलेंगे, लेकिन हम अंततः कामयाब होके ही रहेंगे। तो दिक्कतें आ रही है, मेरी भी कंटिन्यूटी निरंतरता में दिक्कतें आ रही है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं और मुझे पता है कि यूं करते 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 वापस में एक बार नियमित हो जाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि, और मिलते हैं कल फिर से 2020 सीरीज। और कल 2 संडे है, नेट की क्लास आपको जरूर जरूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।